मेनू दिखाओ। नॉवेल मार्शल पीक अध्याय 28 बहुत क्षुद्र। मार्शल पीक C28 बहुत क्षुद्र। प्ले वॉल्यूम 044 टू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 28 बहुत क्षुद्र। टियुन तियान की पूछताछ का सामना करते हुए काई यांग के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह सोचकर कि उसने सही अनुमान लगाया था, टियुन तियान व्यापक रूप से मुस्कुराया। चिंता मत करो वरिष्ठ, हमारी ताकत लगभग समान होनी चाहिए, इसलिए यह निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और अगर संयोग से यह जूनियर जीत जाता है और सीनियर हार जाता है तो आपके नुकसान की भरपाई मुझसे की जाएगी। क्या आप गंभीर हैं? काई यांग ने पूछा। यह अप्रत्याशित था। एक रईस का शब्द उसका बंधन है। टियुन तियान जोर से चिल्लाया। मूल रूप से उसने सोचा था कि उसने काई यांग को सफलतापूर्वक बरगलाया था और अपने युद्ध के रुख को मान लिया था। वह जानता था कि सुम्यू आसपास के क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ था, इसलिए यदि वह काई यांग को एक अच्छा सबक सिखाने में सक्षम होता तो वह अपने चेहरे को बहुत बड़ा पाता। लेकिन काई यांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, जिसके कारण ली युन तियान ने पैर पटक दिया और अपनी मां को श्राप दे दिया। यह सीनियर बहुत एस्टरिस्क परेशान करने वाला और कुतिया जैसा है। झोऊ इस प्रकार के व्यक्ति से कैसे हार सकता है? वरिष्ठ, क्या आपके कोई अन्य प्रश्न हैं? टियुन तियान हताशा में विस्फोट के कगार पर था। ओह, हालांकि मैं आपके साथ नोटों का व्यापार करना चाहूंगा। अफसोस की बात है कि मैं असमर्थ हूं क्योंकि मुझे कल ही किसी ने चुनौती दी थी। यदि आप वास्तव में संकेतकों का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आपको कुछ और दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए। सार टियुन तियान लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। उसने झट से कहा, वरिष्ठ, आप मुझे चुनौती दे सकते हैं क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से चुनौती नहीं दी गई है। क्या स्काई टावर के सभी शिष्यों को हर कुछ दिनों में किसी को चुनौती देने का मौका नहीं मिलता? यह ऐसा था। बस अब यह महसूस करते हुए काई यांग जोर से हंसे। जूनियर भाई, इन पिछले कुछ वर्षों में यह हमेशा मुझे ही चुनौती दी गई थी, इसलिए मैं इस नियम को पूरी तरह से भूल गया था। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए टियुन तियान वास्तव में अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, वरिष्ठ, अब क्या हम कुछ नोटों की तुलना कर सकते हैं? काई यांग का अभी भी एक और सवाल था। जूनियर, अगर मैं वास्तव में हार गया तो क्या आप वास्तव में मुझे योगदान अंक देंगे? मैं करूंगा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से भुगतान करूंगा और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें 10 गुना राशि का भुगतान करूंगा। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। अपना सिर हिलाते हुए काई यांग ने उत्तर दिया, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। जब तक आप पहले मुझे योगदान अंक का भुगतान नहीं करेंगे मैं आप पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं उन्हें आपको कैसे दे सकता हूं? टियुन तियान ने निराशाजनक रूप से उत्तर दिया, क्योंकि योगदान अंक एक तीसरे पक्ष द्वारा खाता बही में दर्ज किए गए थे। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे आप दूसरों को देने के लिए ले जा सकते थे। वह कैसे वरिष्ठ थे, इतनी संकीर्ण सोच के थे? क्या उसे विश्वास था कि वह अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा? मेरे पास एक विकल्प है। टियुन तियान को देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए काई यांग ने उसे अपने पास बुलाया और उसके कान में फुसफुसाया। टियुन तियान का चेहरा अलग अलग रंगों के कई रंगों में बदल गया और वह यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सका कि काई यांग का दिमाग वास्तव में चतुर था। वह वास्तव में इस प्रकार के समाधान के बारे में सोच सकता था। जूनियर, अगर आपको लगता है कि यह असंभव है तो कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह वरिष्ठ आप पर भरोसा नहीं कर सकता है, यह सिर्फ पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए काई यांग ने अपने अगले शब्दों को बोलने में संकोच किया। इला युन तियान नहीं जानता था कि वह क्या चाहता है, लेकिन अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसे झुकना होगा। इसलिए उसने पूछा, इससे चोट नहीं लगेगी, इसलिए वरिष्ठ कृपया प्रतीक्षा करें। जब तक मैं आइटम को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक प्रतीक्षा करें। मेरी गति बहुत तेज है। जैसा वह यह कह रहा था वह पहले से ही तेजी से चला जा रहा था। अपनी पीछे हटते हुए देखकर काई यांग ने दया से आह भरी, यह सोचने के लिए कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो पीटने के लिए खुद को पेश करने को तैयार हैं। उसके अनुरोध से इनकार करने के बाद वह फिर कुछ लेने गया। वह वास्तव में अजीब था। शुक्र है कि इसने अस्थायी रूप से उसकी जरूरतों को पूरा किया। यह सिर्फ इतना था कि इस विधि का केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था, अगली बार वह इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद काई यांग ने खुद को मानसिक रूप से कोस लिया। जब उसने जूनियर की हताशा को याद किया तो उसने जो भी अनुरोध किया वह सहमत हो गया। सुम्यू अन्य लोगों के झुंड के साथ काई यांग से बहुत दूर छिपे हुए थे। मूल रूप से जब उसने देखा कि ली युन तियान और काई यांग ने बात करना शुरू कर दिया है तो उसका दिल उछल रहा था। जैसे ही वह एक अच्छे शो का आनंद लेने के लिए बैठ रहा था, ली युन तियान जल्दबाजी में भाग गया, जिससे सुम्यू भ्रमित हो गई। कल जब वे योजना पर चर्चा कर रहे थे यह शामिल नहीं था। यह ली युन तियान क्या कर रहा था? उसका दिल संदेह से भरा हुआ था। सुम्यू ने तुरंत किसी को ली युन तियान को रोकने और स्थिति के बारे में पूछताछ करने का आदेश दिया। 15 मिनट के बाद वह व्यक्ति वापस आ गया था और उससे फुसफुसाया, यंग मास्टर सू, ली युन तियान ने कहा कि काई यांग संकुचित दिमाग का है और उसने उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों को पुनः प्राप्त करने के लिए पहले योगदान हॉल में जाने के लिए कहा था। तभी वह नोटों की तुलना करने के लिए राजी होंगे। क्या तुम थोड़े बहुत क्षुद्र नहीं हो? सुम्यू ने अचंभित होकर कहा, काई यांग केवल एक परीक्षण शिष्य है, इसलिए यदि वह हार गया तो वह केवल एक योगदान बिंदु खो देगा। तो उसे 10 जड़ी बूटियों का मुआवजा देने की क्या आवश्यकता होगी? वह व्यक्ति उत्तर देता है, ली युन तियान ने ऐसा किया, उसने कहा कि वह उसे 10 गुना राशि का मुआवजा देगा, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं। सुमू का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया, लेकिन इसके बारे में भूल जाओ। जब तक काई यांग यह सबक प्राप्त कर सकता है 10 जड़ी बूटियां उतनी नहीं हैं। 10 जड़ी बूटियों की कीमत लगभग 10 योगदान अंक हैं। इतने कम अंक सुम्यू की आंखों में नहीं डाले गए। चूंकि अब हर कोई पूरी स्थिति जानता था, वे केवल धैर्यपूर्वक युद्ध की प्रतीक्षा कर सकते थे। आधा घंटा बीत गया और काई यांग अपनी सफाई लगभग पूरी कर चुका था।
इसके तुरंत बाद काई यांग ने एक लाल और थका हुआ चेहरा देखा। यह ली युनतियान था जो करीब आ रहा था। टी युनतियान ने इस तथ्य को दोष नहीं दिया कि योगदान की दूरी बहुत बड़ी थी, बल्कि उस कोषाध्यक्ष मिंग को दोष दिया जो अभी तक सो रहा था, जिसके कारण उसे इतना समय लग गया। काफी देर तक चिल्लाने और दरवाजा पीटने के बाद क्या उसकी नींद खुल गई थी? चूंकि बूढ़ा मेंग अपने मीठे सपने से परेशान था, इसलिए उसका गुस्सा छोटा था। यहाँ तक कि बूढ़े आदमी मेंग को उसे सबक सिखाने का समय दिए बिना ली युनतियान ने जल्दी से 10 साधारण ग्रेड निचले स्तर की जड़ी बूटियां खरीदी। इससे उन्हें लगभग 20 योगदान अंक मिले। टी युनतियान का गुस्सा। वह काई यांग के शरीर से ब्याज वापस अर्जित करने के लिए दृढ़ थे। लौटकर उसने देखा कि काई यांग नहीं गई थी। वह हाथ में झाड़ू लिए वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। 3 कदम, 2 कदम, जैसे ही ली युनतियान की सांस फूलने लगी, वह काई यांग की तरफ दौड़ा। जड़ी बूटी निकालते हुए उन्होंने सांस भरते हुए कहा, लो सीनियर, चेक कर लो। कहे, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि वह बहुत बड़े दिल का था, काई यांग ने जड़ी बूटियों को बिना गिने ले लिया और उन्हें अपने झाड़ू के साथ जमीन पर रख दिया। सीनियर, अब क्या हम नोट्स की तुलना कर सकते हैं? टी युनतियान ने पूछा। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। दरअसल जूनियर को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने पूछा होता तो यह वरिष्ठ आसानी से सहमत हो जाता। काई यांग खुशी से मुस्कुराए। टी युनतियान बुद्ध से मिलने, स्वर्ग में 2 बुद्धों, निर्वाण में 3 और 4 एक साथ रहने से लगभग नाराज थे। यह आप ही थे जिन्हें जड़ी बूटियां चाहिए थीं, यह आप ही थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, और यह आप ही थे जिन्होंने मुझे इतनी दूर की यात्रा कराई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पूरी यात्रा अनावश्यक थी? लेकिन वह इसके बारे में भूल जाएगा, उसने फैसला किया, और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेने का फैसला किया। आज के लिए, एक बार यह लड़ाई शुरू हो जाने के बाद, वह काई यांग को अच्छी तरह से एक अच्छा सबक सिखाएगा। जूनियर, क्या हम शुरू करें? काई यांग ने ली युनतियान की राय पूछी। ठीक है। उसका जोश जाग उठा। ली युनतियान ने जवाब दिया और उसके हाथों को थपथपाया। कृपया मुझे कुछ शिक्षाएं वरिष्ठ दें। हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। काई यांग विनम्रतापूर्वक मुस्कुराए। न तो हिम्मत हुई और न ही वे अपने वर्तमान खेती के स्तर को प्रकट करना चाहते थे। टी युनतियान को डर था कि यह काई यांग को डरा देगा, जबकि काई यांग इसे गुप्त रखना चाहती थी। प्रत्येक ने अपने अपने मन में अपने अपने कारणों के बारे में सोचते हुए युद्ध शुरू कर दिया। झोऊ की कल की गलती और उसके दिल में नफरत देखकर ली युनतियान संभवतः दयालु कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि वह इस सीनियर को नीचे गिराने के लिए वज्र का उपयोग करने के लिए तैयार है। बिजली के तेज आदान प्रदान के साथ चारों ओर की हवा तनाव से चार्ज हो गई। एक दूसरे के हमलों को चकमा देते हुए काई यांग और ली युनतियान ने पहले ही मुट्ठियों का आदान प्रदान कर लिया था। चूंकि ली युनतियान का दिल नफरत से भरा था, इसलिए उसकी मुट्ठी में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। लेकिन मुट्ठी की अपनी हड़बड़ाहट के भीतर प्रत्येक आखिरी से तेज और अधिक गहरा था। काई यांग घबराई नहीं बल्कि शांत रही। पिछले कुछ दिनों से वह जो अभ्यास कर रहा था, उसका परिणाम दिखने लगा। केवल स्काई टॉवर के बुनियादी कौशल और किक के साथ वह लड़े। कुछ आदान प्रदान के बाद ली युनतियान भयभीत हो गया। उनके प्रतिद्वंद्वी ने एक जोरदार ऊर्जा का उत्सर्जन किया, जिसने उन्हें अस्थिर कर दिया और उन्हें कुछ कदम पीछे धकेल दिया। इतना ही नहीं, उनके द्वारा फेंके गए प्रत्येक मुक्के ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्होंने एक बोल्डर मारा और अपना पूरा हाथ सुन्न कर दिया। novelful.com पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन के बारे में बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप मेनू दिखाओ। नोवेल मार्शल पीक चैप्टर 29 एक बड़ा नुकसान। मार्शल पीक C29 एक बड़ा नुकसान। प्ले वॉल्यूम 044 टू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 29 एक बड़ा नुकसान। नुकसान सहने के बाद ली युनतियान ने अब लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। काई यांग को तीव्रता से देखते हुए वह काई यांग की ओर 2 तेज घूंसे मारने से पहले भागा। यह संकीर्ण सोच वाला होने के कारण है, यह मुझे योगदान हॉल में सुबह जल्दी दौड़ाने के लिए है। वह हमला करते समय अंदर बड़बड़ाया। ली युनतियान के आउट होने पर हर बार पेंग पेंग की आवाज गूंजती थी। पास में सुम्यू काई यांग पर प्रत्येक मुट्ठी के गिरने से दंग रह गई, जबकि ली युनतियान को प्रत्येक मुट्ठी के साथ दर्द महसूस हुआ। दोनों लोग टेम्पर्ड बॉडी कल्टिवेटर थे, लेकिन चूंकि उनका स्तर बहुत अधिक नहीं था, इसलिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रहारों की मात्रा कम थी। इसके अलावा काई यांग अपने शरीर की स्थिति का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने ली युनतियान को अपने शरीर पर हमले करने की अनुमति दी। चाय बनाने में लगने वाले समय के भीतर काई यांग को अपने शरीर की वर्तमान स्थिति समझ में आ गई। यह कुछ दिनों पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। अपने लक्ष्य को हासिल करने के साथ काई यांग अब अपने जूनियर की डांट का शिकार नहीं होना चाहता था। जैसे ही ली युनतियान की जीत सामने थी, कुछ बदल गया। वरिष्ठ काई, जो कुछ क्षण पहले ही पीछे हट सकता था और बचाव कर सकता था, उत्साह में उसका चेहरा खिल उठा। यह ऐसा ही था जब एक दुष्ट आत्मा एक नग्न युवती से मिली। रवैये में अचानक आए इस बदलाव के कारण ली युनतियान को बेचैनी महसूस हुई। अधिक बारीकी से उन्होंने देखा कि काई यांग की उत्तेजना उनके द्वारा पहले सोची गई उत्तेजना से अलग थी। यह एक ठंडा और रक्तपिपासु प्रकार का उत्साह था। अपने पेट में एक बुरी भावना के साथ ली युनतियान पीछे हट गया, लेकिन काई यांग के एक कदम ने उसका रास्ता रोक दिया। वह एक ऊंचे पहाड़ की तरह था। ऊपर कूदते हुए ली युनतियान काई यांग के पीछे से बचना चाहता था। अपना पैर उठाते हुए काई यांग ने उसे ली युनतियान की कमर की ओर घुमाया। उसके मुंह से एक दयनीय चीख निकली, जबकि वह 2 फीट उड़ गया। बिना रुके काई यांग ने बेरहमी से नीचे कदम रखा, उसे कुचला और उसके बाद मुक्के बरसाने लगे। रक्तरंजित चीख गूंज उठी। नोट तुलना का यह दौर ली युनतियान के हारने, दया की भीख मांगने के साथ समाप्त हुआ। जब ली युनतियान को पहले उड़ान भरते हुए भेजा गया था, तब भी उसका इरादा जारी रखने का था।
लेकिन काई यांग के मुक्कों की बेरहमी से उसकी चोटें तेजी से बढ़ती गईं। कुछ समय बाद ली युनतियान अब इसे सहन नहीं कर सका। बाद में उन्होंने काई यांग पर ध्यान दिया और उनकी अपनी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग थीं। जितना अधिक उसने काई यांग को मारा, काई यांग उतना ही अधिक उत्तेजित हो गया। जब उसने उसे मारा तो यह ली युनतियान के लिए और भी दर्दनाक और दुखद हो गया। कोई ऐसा क्यों होगा जो मार खाकर खुश होगा? काई यांग ने जितना अधिक लाल, रक्त और मांस देखा, वह उतना ही खुश दिखाई दिया। इससे वह थोड़ा पागल सा लग रहा था। ली युनतियान ने सोचा कि यह व्यक्ति पागल है। फिर भी लड़ाई के अंत के बाद काई यांग सामान्य हो गया, वापस अपने दयालु और मिलनसार स्व के पास। वास्तव में उसने उसे वापस ऊपर खींचने में भी मदद की और यह कहते हुए मुस्कुराया कि उसने उसे जीतने दिया। फिर उसने अपनी झाड़ू उठाई और चला गया। जब वह युद्ध में नहीं था, उसकी तुलना में जब वह युद्ध में था, तो वह दो पूरी तरह से अलग लोग थे। उसका शरीर भर में दर्द कर रहा था। काई यांग की कई मुक्कों से वह कुछ चोटों को कैसे सहन नहीं कर सकता था। इस बार यह वास्तव में चिकन चुराने की कोशिश करने का मामला था, लेकिन इसे लुभाने के लिए चावल खो देने का मामला था, ली युनतियान ने रोते हुए सोचा। उसने पहले ही ली युनतियान के साथ नोटों की तुलना करने से इनकार कर दिया था, फिर भी वह अडिग था। उन्होंने एक्सचेंज को सुरक्षित करने के लिए 10 जड़ी बूटियों के बदले 20 योगदान बिंदु भी खर्च किए। और नतीजा, वो हार गया था। न केवल उससे जड़ी बूटियां छीन ली गईं, बल्कि उससे योगदान अंक भी काटे जाएंगे। इस बार यह वास्तव में एक बड़ा नुकसान था। क्या यह किसी तुच्छ बात के कारण अपमानजनक नहीं था? ली युनतियान को अंतहीन पछतावा हुआ। सुम्यू और अन्य बहुत दूर से देख रहे थे, वे भी स्तब्ध थे। जब उन्होंने ली युनतियान और काई यांग को शुरू होते देखा तो वे बुरी तरह से बाहर कूदने के लिए ललचाए और जयकारे लगाने लगे, क्योंकि वह अंत में काई यांग को संकेतों का आदान प्रदान करने में सफल रहा। जल्द ही काई यांग को बुरी तरह पीटा जाने वाला था। सुम्यू ने इसकी पूरी योजना भी बना ली थी। जब काई यांग को पीटा जाता था तो वह ऊपर जाता और उपहास के कुछ अतिरिक्त शब्द देता। इस तरह वह अपने दिल का कुछ गुस्सा निकाल पाएगा। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत जब लड़ाई शुरू हुई तो काई यांग ने ली युनतियान से एक स्थिर स्थिति में मुकाबला किया। कुछ देर के लिए सुमू ने सोचा कि उसने जो चीजें देखी वे थोड़ी धुंधली थीं। संदिग्ध रूप से वह झुक गया और पूछा, ली युनतियान फिर से किस अवस्था में है? टेम्पर्ड बॉडी 7वें चरण में है और पहले से ही अपनी जीवन शक्ति को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ इतना है कि जिस समय उन्होंने इसे प्रशिक्षित किया है वह बहुत कम है, इसलिए इसे अभी तक अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और काई यांग? सुम्यू ने फिर पूछा। मुझे लगता है कि वह टेम्पर्ड बॉडी 4th स्टेज के बारे में है। उनकी आवाज़ थोड़ी अनिश्चित है। हर कोई सदमे से अभिभूत था, क्योंकि 3 चरणों के अंतर के बावजूद वह ली युनतियान के साथ समान रूप से लड़ने में कामयाब रहा था और वह बहुत राक्षसी था। कोई आश्चर्य नहीं कि कल झोवू केवल 3 चालों से हार गया। इतने बड़े अंतर से भी काई यांग ने जीत हासिल की थी। इसलिए अगर झोवू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो भी वह जीत नहीं पाता। लेकिन वह व्यक्ति इन सभी अटकलों में इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यदि उसके पास वास्तव में इस प्रकार की शक्ति होती तो वह अपनी पिछली सभी लड़ाइयों को क्यों हारता? काई यांग 3 साल पहले से ही परीक्षण शिष्य थे और भर्ती होने के 1 साल बाद उन्हें लगातार चुनौती दी गई थी। हर बार कल तक उसने इन 2 वर्षों में अपनी एक भी लड़ाई नहीं जीती थी। सबसे बड़ा झटका कि सुम्यू और सह अनुभव होना अभी बाकी था। उन्होंने सोचा था कि काई यांग का ली युनतियान के एक भी वार को झेलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, उसके जीतने का कोई संभव तरीका नहीं था। फिर भी जब काई यांग ने वास्तव में ली युनतियान को हराया तो हर कोई कोय और मोर की तरह था, कोई आवाज नहीं कर रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक टेम्पर्ड बॉडी 4th स्टेज अभ्यासी ने टेम्पर्ड बॉडी 7th स्टेज अभ्यासी को हराया। स्काई टावर के 200 वर्षों के इतिहास में इस प्रकार की स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बदबूदार नमकीन मछली को भी पलटने का मौका मिले? जब वह वहां मधोशी में खड़ा था, सुमू ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे को धीरे से थपथपा रहा है। इधर उधर मुड़कर काई यांग ने उनका स्वागत किया जबकि वे झाड़ू ले जा रहे थे। उनका स्नेह भरा चेहरा उन्होंने कहा, जूनियर सू, अगर ऐसा कोई और अच्छा अवसर होगा तो कृपया मुझे भी सूचित करना याद रखें। आप पहले से ही जानते थे। सुमू के मुंह के कोने हिल गए। धीरे से काई यांग ने हंसते हुए कहा, कल हालांकि जूनियर ली भीड़ के भीतर छिपा हुआ था, वह तुम्हारे साथ था। इस सीनियर की एकमात्र अच्छी बात उनकी याददाश्त है। कितना धूर्त! सुम्यू उससे इतनी नफरत करती थी कि उसने जोर से अपने दांत पीस लिए। केवल अब उसे एहसास हुआ कि काई यांग ने सभी को पूरी तरह से बरगलाया था। हम दोनों एक ही नाव में हैं। वह हंसे, ठीक है, मैं कल भी किसी को चुनौती दे सकता हूँ। क्या हम सभी को यह अनुमति नहीं है कि हम प्रतिदिन एक बार युद्ध के लिए किसी से भी अनुरोध कर सकें? आप सभी अपने दिन का आनंद लें और मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। सबके चेहरे तुरंत बर्फ के ठंडे हो गए। काई यांग की वर्तमान क्रियाओं को देखते हुए क्या उसने इस छोटी सी क्रिया से मिठास का अनुभव नहीं किया था? फिर जब उन्होंने ली युनतियान को देखा और सोचा कि कैसे उनकी खुद की ताकत ली युनतियान के समान स्तर की है, तो उनकी रीढ़ में से हरन दौड़ गई। भयभीत होकर उन्होंने कहा, यंग मास्टर सू, अब हमें क्या करना चाहिए? सुम्यू भी अपनी बुद्धि के अंत में था। आखिरकार युगल स्काई टॉवर की एक लंबी परंपरा थी। किस शिष्य को पहले चुनौती नहीं दी गई है? हालांकि उसके पास कोई था जो उसका समर्थन कर रहा था, फिर भी उसने मेन गेट के नियमों को लापरवाही से तोड़ने की हिम्मत नहीं की। आराम करो, उसने शायद यह आपको डराने के लिए कहा था। यदि वह वास्तव में तुम्हें ललकारने आया है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह चल न सके। सुम्यू को यह कहते हुए सुनकर हर कोई अधिक सुरक्षित और तनावमुक्त महसूस कर रहा था। काई यांग ने मौके पर ही इस बारे में सोचा था। स्काई टावर के सभी शिष्यों के पास प्रत्येक दिन एक चुनौती जारी करने का अवसर था और चूंकि उन्होंने पहले कभी इस विशेषाधिकार का उपयोग नहीं किया था, वे स्वाभाविक रूप से इसके बारे में भूल गए थे।
टियुन तियान के आज के रिमाइंडर के साथ उसे यह याद आ गया था। एक लड़ाई एक दिन, हालांकि एक साधारण शिष्य को हराने से उसे केवल 2 योगदान अंक मिल सकते थे, लेकिन मच्छर का मांस अभी भी मांस है। 1 महीने तक जमा करने के बाद यह कोई छोटी रकम नहीं होगी। इसके अलावा युद्ध साधना के मार्ग पर आप स्वयं को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। इन साथी शिष्यों से लड़ना और कुछ संकेतों का आदान प्रदान करना कोई नुकसान नहीं करेगा और इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। बस इसे एक विश्राम गतिविधि की तरह माने। आराम करते समय आप कुछ योगदान अंक भी अर्जित कर सकते हैं। क्या नुकसान है? हालांकि आज की चुनौती से फसल काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने न केवल 2 योगदान अंक अर्जित किए, बल्कि उन्होंने बहुत आवश्यक डेट जेडी ट्री ग्रास के 10 स्ट्रैंड भी प्राप्त किए। यह इतना लाभदायक दिन था। यदि कोई उसे 10 जड़ी बूटियां प्रतिदिन देने वाला होता तो कितना अच्छा होता। काई यांग ने थोड़ा दिवास्वप्न देखा। अपनी लकड़ी की झोपड़ी में लौटते हुए काई यांग ने तुरंत अगरबत्ती निकाली और उसे जलाया। परफ्यूम में सांस लेते हुए उन्होंने अपनी कठिन ट्रेनिंग शुरू की। novelful.com पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन के बारे में बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप मेनू दिखाओ। नॉवेल मार्शल पीक अध्याय 30 नमकीन मछली पलट जाती है। मार्शल पीक C30 नमकीन मछली पलट जाती है। प्ले वॉल्यूम 044 टू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 30 नमकीन मछली पलट जाती है। अगले दिन अभ्यास करने के लिए शिष्यों का एक पूरा समूह इकट्ठा हुआ। वे एक साथ बात करते और हंसते थे, हालांकि काम बहुत थका देने वाला था। यह उत्सव के तरीके से किया गया था। अचानक किसी ने एक निश्चित दिशा में पुकारा, यंग मास्टर सू। क्या? सूम्यू ने संदिग्ध रूप से पूछा। वह वास्तव में आया था। कौन आया था? कुछ अधीरता से सूमू ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में वह व्यक्ति इशारा कर रहा था। वहां उसने काई यांग को अपनी झाड़ू पकड़े हुए और उनकी ओर चलते हुए मुस्कुराते हुए देखा। सबके चेहरे उतर गए। सुप्रभात मेरे साथी भाई और बहन शिष्यों, तुम सब इतने मेहनती लोग हो, सुबह सुबह अभ्यास करते हो। काई यांग ने जानबूझकर जो वू और लियुन तियान की ओर देखते हुए सभी का अभिवादन किया, जो दोनों पीछे हट गए। उनके चेहरे लाल थे। जब उन्होंने काई यांग की मुट्ठी की शक्ति के बारे में सोचा तो उनकी त्वचा रेंग गई। आप यहाँ क्यों आए थे? सूम्यू थोड़ा चिंतित थी। हालांकि वह पहले से ही काई यांग के मकसद को जानता था, फिर भी उसने पूछा। आखिरकार उसने अपना मुंह खोल दिया और कल सभी को आश्वासन दिया कि वह काई यांग से निपटेगा। चुनौती देने के लिए। उनकी मुस्कान अतुलनीय रूप से विस्तृत थी। काई यांग की निगाहें लोगों की भीड़ में बह गईं। उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से पूछा, इन पिछले कुछ दिनों में किन साथी शिष्यों को चुनौती नहीं दी गई है? कृपया इस वरिष्ठ को अपनी शक्ति का परीक्षण करने दें। स्काई टॉवर के मुख्य द्वार के नियम कहते हैं कि आपको चुनौतियों से बचना नहीं चाहिए और उनसे शर्माना नहीं चाहिए। अवज्ञा करें और आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इन नियमों के लागू होने के कारण सूमू के अधीन लोग काई यांग से बुरी तरह डरने लगे थे। जब तक विरोधी ने एक चुनौती जारी की, तब तक उन्हें स्वीकार करना होगा। अगर उन्हें इन पिछले 5 दिनों में चुनौती नहीं दी गई थी, इसका मतलब होगा, भले ही उन्हें पता था कि उन्हें एक पिटाई मिलेगी, वे केवल खुद को तैयार कर सकते थे और स्वीकार कर सकते थे। उस दिन झांग सैन वह था जिसे चुनौती दी गई थी। संतुष्ट होकर काई यांग चला गया, जबकि सूम्यू ने उसे शाप दिया और उसकी पीठ पर श्राप दिया। अगले दिन काई यांग फिर आया। उस समय ली शी को चुनौती मिली थी। एक बार फिर से जीतने के बाद संतुष्ट होकर सूम्यू ने काई यांग को बिना रुके धमकी दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरे दिन काई यांग फिर से आया था। यह वांग वू था जो बदकिस्मत था और उसकी परेशानियों के लिए एक सूजा हुआ चेहरा और खूनी नाक मिली। एक बार फिर उसका दिल संतुष्ट हुआ। काई यांग चला गया, जबकि सूम्यू ने कमजोर रूप से शपथ ली। जब काई यांग चौथी बार आया था तो सूमू ने भी सीख लिया था। सूम्यू ने अब काई यांग को धमकी या शाप नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि वे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि यह वरिष्ठ काई उसकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। सूम्यू केवल उस पर जमकर नजरें गड़ाए हुए थी, एक हड्डी और आत्मा को भेदते हुए घृणा को आश्रय दे रही थी। इस प्रकार की निराशाजनक पीड़ा को सहते हुए सूमू के अधीन लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया था। यह काई यांग द्वारा सादा बदमाशी थी। पूरे स्काई टॉवर में कई सामान्य शिष्य थे, फिर भी वह जानबूझकर सूम्यू के तहत शिष्यों को चुनौती देने आए। यह बहुत स्पष्ट था कि वह यहाँ बदला लेने के लिए आया था। कहने की बात नहीं, इस समूह में लोगों की संख्या कम नहीं थी, इसलिए वह हमेशा किसी को चुनौती देने और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होगा। इन पिछले कुछ दिनों में काई यांग ने काफी तूफान खड़ा कर दिया था। वह केवल एक निम्न स्तर का शिष्य था, फिर भी वह वास्तव में एक नमकीन मछली था जो पलट गया और वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा। जब से उसने जो वू को हराया था, तब से वह किसी ऐसे व्यक्ति में बदल गया था जिसे दूसरे आसानी से हरा या हेरफेर नहीं कर सकते थे। वह प्रतिदिन जाकर शिष्यों को चुनौती देता और हर बार वह जीत जाता। अफवाहों में यह भी कहा गया कि सूम्यू इस स्थिति में पहुंच गई थी कि अब उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। सूम्यू किस प्रकार का व्यक्ति था? वह शक्तिशाली समर्थन वाला व्यक्ति था। यहाँ तक कि उनके जैसा कोई भी काई यांग के साथ कुछ नहीं कर सकता था, तो सामान्य शिष्य क्या कर सकते थे? इसके बाद किसी भी शिष्य ने जाकर काई यांग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कोई भी व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि यह व्यक्ति जो 3 वर्षों के लिए प्रवेश किया था और एक परीक्षण शिष्य के रूप में पदावनत किया गया था, वह आसानी से उत्तेजित होने वाला व्यक्ति नहीं था। जैसे ही यह समाचार कई शिष्यों के माध्यम से पहुंचा, कई लोग उसकी साधना का अनुमान लगा रहे थे। कुछ ने अनुमान लगाया कि वह टेम्पर्ड बॉडी चौथी स्टेज पर है, कुछ ने टेम्पर्ड बॉडी की 5वीं स्टेज और कुछ ने टेम्पर्ड बॉडी की 8वीं स्टेज का अनुमान लगाया। आखिरकार उन्होंने 7वीं अवस्था के अभ्यासी लियुन तियान के गुस्से वाले शरीर को हरा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, काई यांग की सच्ची साधना को कोई नहीं जानता था। केवल जिया निंग चांग ही जानती थी।
इन पिछले कुछ दिनों में जब भी काई यांग किसी को चुनौती देने जाती थी, वह हमेशा वहां झांकती रहती थी। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और साधना के साथ वह स्वाभाविक रूप से काई यांग के वास्तविक स्तर को देख सकती थी। लेकिन चूंकि जिया निंगचांग उसकी सच्ची साधना देख सकती थी, इसलिए वह उससे डरती थी। यह जूनियर जब उसने ली युनतियान को हराया था, तब वह केवल 5वें चरण में उस संयमित शरीर पर था, और केवल 4 दिन बीतने के साथ ही वह 6ठे चरण के गुस्से वाले शरीर में आ गया था। उसने खेती कैसे की? भले ही वह अपनी विशेष काया से लैस हो, जब वह संयमित शरीर अवस्था में साधना कर रही थी तो उसने कम मात्रा में औषधीय छर्रों का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह उसके जितनी तेज नहीं थी। असमंजस की स्थिति में जिया निंगचांग ने चुपके से काई यांग का पीछा किया ताकि यह जांच की जा सके कि उसने खेती कैसे की। हालांकि चाहे वह जहां भी देखे या जाए, वह रहस्य को उजागर नहीं कर पाई या कुछ भी असामान्य नहीं पाया। उसने केवल कुछ मुक्के मारे, अपने पैरों पर लात मारी और अपने आप को पूरी तरह थका और पसीने से तर कर लिया। जिया निंगचांग समझ नहीं पा रही थी कि स्काई टॉवर की बुनियादी तकनीकें उसे इतना शक्तिशाली कैसे बना सकती हैं। वे गहन तकनीकें भी नहीं थीं। इन पिछले कुछ दिनों में उसकी जांच के अंत में जिया निंगचांग को कुछ पता नहीं चला। हालांकि उसे लग रहा था कि काई यांग के पास अभी भी रहस्य छिपे हुए हैं, फिर भी वह जांच जारी रखने के लिए पर्याप्त बोल्ड नहीं थी। एक युवा लड़की के लिए अक्सर किसी को झांकना एक सम्मानजनक कार्य नहीं था, विशेष रूप से एक युवा लड़की जो अक्सर आधी नग्न रहती थी। हर बार जिया निंगचांग ने देखा, वह लाल हो गई और हमेशा के लिए शर्मिंदा हो गई। हर बार जब यह व्यक्ति प्रशिक्षित होता तो वह अपनी शर्ट उतार देता, जैसे कि उसकी हड्डी की पसलियां दिखाने के लिए कोई अच्छी चीज हो। हालांकि वह अधिक मांसपेशियों के साथ पहले से अधिक मजबूत लग रहा था। उस समय के बारे में सोचते हुए जब उसने पहली बार अपने एस्टरिस्क को देखा, जिया निंगचांग ने अनजाने में तुलना की। जब उसने तुलना करना समाप्त किया तो उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। इस बीच काई यांग इस बात से बेखबर थी कि उसे पिछले दिनों देखा गया था। हर दिन वह अपने निर्धारित क्षेत्र में झाड़ू लगाता और फिर उन्हें चुनौती देने के लिए सुम्यू के समूह को ढूंढता। बाद में वह अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए घर वापस आ जाएगा। यह दोहराव वाला और थकाऊ काम था, लेकिन साथ ही बहुत संतुष्टिदायक भी था। अगरबत्ती का प्रभाव असाधारण रूप से बड़ा था और दैनिक टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड प्रशिक्षण के साथ मेल खाता था। इसने उसे कल टेम्पर्ड बॉडी के 6ठे चरण तक पहुंचने की अनुमति दी थी। इससे उसके शरीर के भीतर वायुमंडलीय ऊर्जा और अधिक ठोस और स्थिर हो गई। एक और कदम के साथ, बस एक और कदम के साथ वह टेम्पर्ड बॉडी 7वें चरण में कदम रखेगा। एक बार जब वह इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वह अपनी स्वयं की जीवन शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। भले ही वह जितना उत्पादन कर पाएगा वह उतना नहीं था, फिर भी वह जीवन शक्ति थी। इसके अलावा जब तक वह अपनी जीवन शक्ति पैदा कर सकता था, तब तक वह मार्शल कौशल विकसित करना शुरू कर सकता था। उस समय उसके हमले लेग विप और शाओलिन मुके तक ही सीमित नहीं रहेंगे। 7वीं से 9वीं अवस्था का संयमित शरीर वह चरण था जिसमें किसी की जीवन शक्ति विकसित होती थी, और वह भी जब जीवन शक्ति एक अभ्यासी के मध्याह्न के माध्यम से यात्रा करती थी और उन्हें महारत हासिल करने की अवस्था तक पहुंचने देती थी। केवल इस अवस्था में जब किसी की जीवन शक्ति का जन्म हो रहा था, इसे प्राप्त किया जा सकता था, तब आपको इसका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के पुल को खोलने के लिए करना चाहिए ताकि अगले चरण में संयमित शरीर की सीमा से दूर हो सके। यह अपने स्वयं के जीवन के साथ खेलने जैसा था। काई यांग का यह प्रशिक्षण, काई यांग अपने विकास को महसूस कर सकता था। यह एक अत्यंत ज्वलंत अनुभूति थी। आज काई यांग अंततः अगरबत्ती के प्रभाव में अपनी मुट्ठी का अभ्यास करने में सक्षम था, लेकिन जिस अवधि को वह सहने में सक्षम था वह बहुत लंबा नहीं था। जब उन्होंने सुबह टेम्पर्ड बॉडी पीस का अभ्यास किया तो यह आसान हो गया था और हर दिन सुधार हो रहा था। यदि इन स्थितियों को बनाए रखा गया तो काई यांग को विश्वास था कि वह वास्तव में परिपक्व और मजबूत बन सकता है। लेकिन काई यांग एक शर्मनाक स्थिति में था। उसका डेड जेडी ट्री ग्रास स्टॉक खत्म हो गया था और उसका 3 लीव कैश स्पिरिट फ्लावर, हालांकि संयम से इस्तेमाल किया गया था, साथ ही लगभग समाप्त हो गया था। पिछले कुछ दिनों में काई यांग ने जड़ी बूटियों का संयम से उपयोग किया था, लेकिन वह अभी भी समाप्त हो गया था। जैसा कि उसने उनका उपयोग किया था, वे अनिवार्य रूप से समाप्त हो गए थे। कोई विकल्प नहीं होने के कारण काई यांग केवल योगदान हॉल में जा सकते थे और इन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए अपने शेष सभी योगदान बिंदुओं का